मित्रों नमस्कार। कार्यक्रम कुछ विलंब से शुरू हो रहा है, इसके लिए खेद है। आशा है आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मित्रों, इन दिनों जनसुलभ पुस्तकालय पर पद्मा सचदेव जी को याद किया जा रहा है। उन पर हम एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और उनके अलग अलग पक्षों पर यहाँ चर्चा हो रही है। आज उसी क्रम में हमारे साथ इस श्रृंखला में हमारे समय की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आदरणीय सूर्यबाला जी उपस्थित हैं। सूर्यबाला जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अर्पण जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपने जो ये सिलसिला शुरू किया यहाँ। मित्रों, आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पर रह रहे लोग, अलग अलग पीढ़ियों के लोग कैसे अपनी रचनाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम कई बार किसी रचनाकार से प्रत्यक्षतः बहुत बाद में मिलते हैं, मगर उससे पहले उसके शब्दों से, उसकी रचनाओं से, पत्रिकाओं में लिखे उसके आलेखों से और अन्य दूसरी कृतियों से मिले हुए होते हैं। और ऐसे में जब उस शख्स से मुलाकात होती है तो वह मुलाकात कुछ अधिक सृजनात्मक हो उठती है। उसमें आत्मीयता के कुछ और खूबसूरत रंग आकर जुड़ जाते हैं। यह बात आज इसलिए भी कह रहा हूं कि इस बात के पीछे सूर्यबाला जी का और चंद्रकांता जी का जो इन दोनों का जो परस्पर संबंध है, वह भी कहीं ना कहीं इस बात के पीछे रूपायित है। इस बात के पीछे वह छुपा हुआ है जिसे हम समझ सकते हैं। कोई भी रचनाकार जो है अपनी कर्म भूमि पर जहां वह रह रहा है, अपने को निरंतर मांझता रहता है, अधिक से अधिक रूप में संलग्न होकर अपने आप को झोंकता रहता है। सूर्यबाला जी भी यही कर रही हैं। बहुत ज्यादा मुलाकात न भी हो, मगर इनकी जिन लोगों से जितनी मुलाकात है वह इतनी आत्मीय है, इतनी विशिष्ट है कि उस पर बात होनी चाहिए। हमने सूर्यबाला जी को मन्नू भंडारी जी के एकाग्र में भी सुना था और उसमें भी कम मुलाकातों के बीच भी जो बातचीत हुई थी वह कितनी मर्मस्पर्शी हुई थी, वह कितनी आत्मीय हुई थी, इसे हम जानते हैं। सूर्यबाला जी का पद्मा सचदेव जी के साथ जब जब मिलना हुआ, कुछ ऐसा ही मिलना हुआ। वह मिलना देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई में हो या देश की राजनीतिक राजधानी दिल्ली में, जब भी दोनों मिली, इस आत्मीयता के साथ, इस गर्मजोशी के साथ और कभी कभी इस नोक झोंक के साथ कि उसके आज कई रंग हम सूर्यबाला जी के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे। इसमें दो बड़े रचनाकारों की छवियां भी आएंगी, उनकी कृतियां भी आएंगी और बहुत तेरे रंग आएंगे। तो मित्रों, आज अधिक से अधिक हम सूर्यबाला जी को सुनते हैं, जो इस एकाग्र में हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं, हमारे समक्ष हैं और हमारे अनुरोध पर पद्मा सचदेव जी को याद कर रही है। मगर मित्रों, सूर्यबाला जी के ही आदेश से मैं पद्मा सचदेव जी की एक कविता का यहाँ पर पाठ कर रहा हूं और उसके बाद यह मंच सूर्यबाला जी के हवाले। वह कविता है द्रौपदी, जो पद्मा सचदेव जी के कविता संग्रह अक्षर कुंड में संकलित है। द्रौपदी आप नाम से ही जानते हैं, एक ऐसी सशक्त भारतीय चरित्र है जिस पर कितना कुछ लिखा गया है और आगे कितना कुछ लिखा जाएगा। स्त्री के मनोभावों को किस किस रूप में द्रौपदी के माध्यम से हमारे पूर्ववर्ती रचनाकारों ने इसे अभिव्यक्त किया है, समकालीन रचनाकार भी उन पर लिख रहे हैं और आगे भी द्रौपदी पर बहुत सारी कृतियां आएंगी। तो ऐसे में अपनी एक कविता द्रौपदी में
पद्मा सचदेव उसके किन अंतर्द्वंदों को उकेरती हैं, इसे हम जानते हैं और इसके बाद सूर्यबाला जी को सुनते हैं। तो मित्रों, मैं उनकी कविता, पद्मा सचदेव की एक कविता द्रौपदी का पाठ कर रहा हूं। द्रौपदी। पत्तियों की ठोड़ियों पर चमकते पानी के मोती, अंबरी झीलों के भीतर द्रौपदी कोई मुदब्बर, बांटती है पुनिया, भर रही रोटी की डलिया, सभी का भरना है पेट, जिनकी हिस्सेदारी है। यहां पर स्त्री का अन्नपूर्णा रूप हम देख रहे हैं। सदा बांटी जा रही, बंटती रही, जब भी निर्णय लिया फिर से जीने का, उस समय मृत्यु जरूर आती है। कंधे पर रस्सी धरी कांटों भरी, खाली लुढ़की गगरियां भरनी भी है, क्या पता प्यासा कहां से आ रहा, क्या पता प्यासा कहां से आ रहा। पत्तियों की ठोड़ियों पर अटके हैं बरखा के मोती, चुने बिने रख रही आंचल में सारे, ये इकट्ठे होते ही गायब हुए, शेष भींगा रहा आंचल बूंद बूंद पीने के बाद। ये जो स्त्री के जो अपने अंतर्द्वंद हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनका जो अंदरूनी जिस तरह की उलझने हैं, आगे लिखती हैं पद्मा। फिर कृष्ण को द्रौपदी ने की गुहार। आप जानते हैं एक बार गुहार कौरव सभा में द्रौपदी ने लगाई थी कृष्ण की, जब वस्त्र हरण का जो प्रसंग है उसमें, वहां से प्रसंग लेकर पद्मा सचदेव लिख रही हैं कि दोबारा गुहार लगा रही हैं द्रौपदी, और क्या गुहार में कह रही हैं इसे सुनिए। फिर कृष्ण को द्रौपदी ने की गुहार, जन्म लूं फिर एक बार, पुनः देखूंगी संसार, 5 पांडव ब्याहने को, साफ मुंह पर सीधा सीधा, प्रभु मैं दूंगी नकार। ये आज की द्रौपदी है। वाह वाह। 5 पांडव ब्याहने को, मैं पुनः देखूंगी संसार, मुझे इस संसार पर पुनः आना है जहां हमने इतने दंश सहे हैं, लेकिन प्रभु 5 पांडव ब्याहने को, साफ मुंह पर सीधा सीधा, मैं दूंगी नकार। तो ये आज की द्रौपदी है जिसका चित्रण मित्रों हमने पद्मा सचदेव की इस कविता में देखा। मैंने कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया दीदी। नहीं लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत अच्छी तरह पढ़ी। कविता जी, जितनी शुक्रिया। अच्छी है अर्पण जी, आपने पढ़ी भी उतनी ही अच्छी तरह है, और बहुत जी। भावों में भींगी हुई कविता है ये। बहुत आभार मेरा, आपने मेरी कही हुई कविता सुनाई सब। जी, शुक्रिया दीदी। और मित्रों, अब हम सीधे सूर्यबाला जी के पास चलते हैं और उन्हें अधिक से अधिक सुनते हैं कि वे अपने पद्मा सचदेव जी को किस रूप में याद कर रही हैं। और आज का जो शीर्षक है उनके वक्तव्य का, वह भी बहुत ही प्यारा शीर्षक है, पद्मा सचदेव एक टहनी शहतूत। बहुत ही उन पर ध्वनित, व्यंजित और उनको चरितार्थ करता हुआ यह शीर्षक है मित्रों। और यह शीर्षक भी हमने उन्हीं की एक कविता से लिया है, पद्मा सचदेव की ही एक कविता है, टहनी शहतूत। तो आइए सूर्यबाला जी के पास चलते हैं और उनके माध्यम से पद्मा जी की दुनिया में भी विचरते हैं। आदरणीय सूर्यबाला जी। फिर से आभार अर्पण जी। और मेरी आवाज आ रही है जहां तक जी। मुझे मैं और कोशिश करूंगी कि और जोर से बोलूं। सबको मेरा नमस्कार। मुझे नहीं मालूम, पर फिर भी पद्मा जी पर आपने कि कौन कौन है या कौन लोग यहाँ हैं या आने वाले हैं, जो भी है, मुझे पता है कि जन सुलभ जब भी आईपैड या कुछ खोलो, नेट पर जाओ, तो जन सुलभ लाइव रहता ही रहता है। अहर्निश सेवा महे की तरह आपका जन सुलभ चलता रहता है। इसलिए जब आप कोई अनुरोध करते हैं
तब उसे टाला नहीं जा सकता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि पद्मा सचदेव से मेरी बहुत घनिष्ठता, पहले भी मैंने कई बार कहा है कि मेरी जीवन शैली ऐसी रही है कि मेरी किसी से भी घनिष्ठता नहीं रही हो पाई है, क्योंकि वैसे पद्मा ने जिसको देहरी आंगन कहा है, तो मैंने अपना देहरी आंगन उलांगा ही नहीं। यहाँ बैठे लोगों को पता नहीं होगा कि मैंने लिखने के 20 वर्षों बाद पहली बार मैं किसी भी सभा संगोष्ठी में मुंबई के बाहर गई इस तरह। तो पद्मा को भी मैं हमेशा, पद्मा जी को दूर से ही पढ़ती रहती थी, और सबसे बड़ा माध्यम पत्र पत्रिकाएं थी। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका, कादम्बिनी। धर्मयुग में बराबर पद्मा सचदेव के ये आती रहती थी। मुझे याद है नौशीन, अब न बनेगी देहरी, बूंद बावड़ी, तो और कविताएं, और पद्मा जी के संस्मरण। तो इन सब के माध्यम से जानती थी। हम सब जानते हैं, सारे रचनाकार एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि हम अपरिचित हैं जरा भी। मंजुला चतुर्वेदी जी नमस्कार। आगे तो मैं अपनी रौ में बहती जाऊंगी, क्योंकि पद्मा पर बोलना है, पद्मा सचदेव जी पर बोलना है, तो मैं बोलूंगी नहीं, बहूंगी जो कुछ, क्योंकि पद्मा का जो गद्य है वो भी कविता से कम नहीं है। इतनी विस्फोटक कल्पना, इतनी बहती हुई कल्पना, इतनी विशद कल्पना, जहाँ जमीन भी है। मधु मेहता नमस्कार। अब मैं बस बोलूंगी, बहुत अच्छा लगा आप आ गई, आप हमेशा आती हैं। तो ये मैं पद्मा पर बोलना शुरू करूंगी तो बेतरतीब हो जाऊंगी, तो शुरू कर देती हूँ इस तरह से कि पहले जो रोज बातें हो रही हैं, लेकिन जब उनकी बात कर रहे हैं तो शुरू करेंगे उनके उसी परिचय से, क्योंकि उसी परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि पद्मा ने क्या क्या झेला जीवन में, कैसा रहा पद्मा का जीवन, कैसा रहा पद्मा का लेखन, और कैसा बना उससे उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत, क्या क्या उन्होंने समेटा, क्या क्या उन्होंने बांटा। एकदम अपने में अनूठी, फिर भी अबूझी थी पद्मा। ये मैं पद्मा सचदेव को दूर से देखकर भी और पास से देखकर तो मैं बताऊं कि लगा ही नहीं कि कब पद्मा स्वयं चल के मेरे पास आ गई। देखिए उम्र में हमारे मैं बहुत ज्यादा छोटी नहीं हूँ पद्मा सचदेव जी से, लेकिन चूंकि बहुत पहले उन्हें ये सब साहित्य अकादमी अवार्ड वगैरह मिल चुका था, और काफी पहले से उनकी चीजें पढ़ रही थी। और जब मैं पद्मा सचदेव से मिली उस समय तो शायद मेरा पहला उपन्यास मेरे संधि पत्र, मुझे लिखते हुए 2.5-3, मतलब मुझे लिखते हुए 2.5-3 वर्ष से ज्यादा नहीं हुए थे। और धर्मयुग को सारा श्रेय जाता है मुझे घर घर पहुंचाने में। घर घर पहुंचा दिया था मेरे पहले उपन्यास मेरे संधि पत्र ने, और धर्मयुग में आने वाली, लगातार आने वाली मेरी व्यंग्य रचनाओं ने। तो ऐसे में फिर भी मुझे जरा भी इसका ये नहीं था कि मैं भी लेखिका हूँ, अभी भी नहीं है कि मैं भी कहीं से लेखिका हूँ। तो अभी भी मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने पद्मा को कब और कैसे देखा, और जो सबसे पहले देखा वो जो उनकी छवि है, वो अंतिम छवि तक वो धज वैसी की वैसी ही बनी रही। जो कहते हैं ना, निदा फातली का एक शेर है कि जिसको भी नहीं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। तो पद्मा जी के लिए ऐसी जरूरत नहीं है, एक ही बार 2 बार देखना उनको काफी था कि बस वो है वैसी, वही माथे पर जगमगाता हुआ सूरज, वो उनकी बिंदी इंगूरी दमकती हुई सूरज की तरह, वही वो जरीदार चौड़े बॉर्डर की साड़ी, आगे पल्लू, माथा आधा ढका और बार बार वो माथा पूरा ढकती रहती थी। तो ये सब मिल के ना मेरे अंदर बहुत अलग तरह का एहसास देती थी, अलग तरह की अनुभूति कि लिखती देखिए और लिखते, रचनाकार पुरुष हूं या लेखक, बहुत से बहुत अच्छा, बहुत गहरा, बहुत मार्मिक, हम जानते हैं सब।
हिंदी में हमको गर्व है हिंदी की रचनाशीलता पर, अपने साहित्य की। लेकिन पद्मा कुछ अलग ही थी, दूर से भी अलग थी, पास से भी अलग थी। तो वो मैं फिर से दोहराऊंगी नहीं कि जिसका कि जहाँ कहाँ जम्मू कश्मीर वहाँ के पूर्वमंडल में थोड़ा सा वो कर लेती हूँ कि जन्म हुआ और फिर कैसे कैसे वो बड़ी हुई, वहीं के उसमें शिक्षा लिया उन्होंने पूर्वमंडल के ही किसी विद्यालय में, और उसके बाद वहीं किस तरह 14 वर्ष की आयु में वो कविता लिखी कि राजा दी क्या है धियाँ, कि डोगरी में लिखी वो कविता जो हिंदी में ये राजा के महल क्या आपके हैं। 14 वर्ष की जयश्री नमस्कार। तो 14 वर्ष की आयु में उस अबोध सी किशोरी ने जो कविता लिखी थी, वो कविता आगे चलकर क्लासिक कविता मानी गई, डोगरी की क्लासिक कविता। और पद्मा डोगरी की पहली आधुनिक कवयित्री, और जिनको 31 साल की उम्र में मिल गया था आयु में मेरी कविता मेरे गीत, उसके यहाँ पे साहित्य अकादमी का पुरस्कार। और उसके बाद पुरस्कारों की कितनी ही थी। अर्पण जी ने भी, मैंने एक आध कार्यक्रम सुने तो अर्पण जी ने भी उसमें बहुत से बताए हैं, सारी ही उनकी उपलब्धियाँ, सारी ही उनकी ये जो सम्मान कहाँ कहाँ कैसे कैसे, ये पढ़ने को थोड़ा सा मैंने लिखा है, अच्छा लगता है। मुझे हमेशा लगता है कि अपने समकालीनों की जो उपलब्धियां हैं उनको सोच सोच के, वो एक तरह से हम उन उपलब्धियों में हमारी साझेदारी होती है, हमें खुश होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब 31 की यहाँ लिखा है 31 की आयु में मिला उनको पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार डोगरी का, और उसके बाद एक एक कर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कबीर सम्मान, ये पद्मश्री तो मिला ही उनको, सरस्वती सम्मान, फिर बाद में साहित्य अकादमी की उनको 72 ये सदस्यता मिली। और लिखा तो उन्होंने इतना इतना, उनका लेखन जो मैं कहती हूँ कि पद्मा का जीवन, पद्मा का लेखन, और कैसे अपने जीवन में पद्मा ने अपने आप को फिर से जन्माया। मैं मानती हूँ कि पद्मा फिर से जन्मी, जिस तरह की खरोंचें, जिस तरह की घाव, और जितनी तकलीफें, जितने कष्ट शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पद्मा ने अपनी बहुत अबोध उम्र में सहे थे, तो वो क्या वो आसान नहीं है सामान्य लड़की का, सामान्य युवती का उस दर्द से उबर कर एक नए जीवन की शुरुआत करना। ये ठीक है, कविता उनकी बहुत बड़ी शरणस्थली थी, शब्द उनके लिए वो थे जिसकी शरण में जाकर उन्होंने फिर वो एक नए जीवन की शुरुआत की अपनी। लेकिन हर किसी के बूते की ये बात नहीं होती, क्षमा करिएगा। और ये पद्मा ने ये भी आप सबको एक चीज़ ज़रूर मुझे लगता है कि उनकी जो जीवनी में है कि 1940 में पद्मा का जन्म हुआ और 1947 के भारत विभाजन के बंटवारे में उनके पिता की हत्या कर गई। कैसे मारे गए विस्तार नहीं मालूम, लेकिन पिता नहीं रहे। तो 40 से 47 कुल 7 वर्ष की पद्मा थी। 7 वर्ष की आयु में उस बच्ची ने, और राजपुरोहितों के खानदान की, हम जो हवेलियों में रहने वाली राजपुरोहितों के खानदान की, और उस कष्ट को, उस आघात को कैसे सहा होगा। मुझे लगता है कि वही तकलीफ पद्मा के लिए पूरे जीवन पद्मा कभी उसको भुला नहीं पाई होंगी। जो दर्द तकलीफ उसमें निकलता है वो उनके पूर्व राग की तरह पहले जीवन में जो कुछ उन्हें किया वो सब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना दुख, इतनी खरोंचें, इतनी तकलीफें सुनने के बाद
भी पद्मा ने कभी किसी से भी के सामने भी पद्मा उदास नहीं दिखी। किसी ने पद्मा सचदेव को उदास नहीं देखा होगा और मायूस देखा ही नहीं होगा। हमेशा खुली खिली खिलंदड़ी जाबाज, और जो कहते हैं ना कि वो बांटने वाली, हमेशा जिंदा दिली बांटने वाली। और नोक झोंक तो उनकी, उसके कुछ इतने हैं उसके यादें उसकी कि मैं आपसे अभी कहूँगी। लेकिन उसके पहले मैं चाहती थी कि आपसे, जो अभी हमने उनके दर्द और तकलीफ़ों की बात की, तो उनकी जो ये है मेरी कविता मेरे गीत, उसमें दिनकर जी ने जो भूमिका लिखी है, उसमें एक कुछ 4 लाइनें मुझे बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो उनका दर्द, उनकी तकलीफ जो है वो ओठों पे नहीं आती, चेहरे पे नहीं आती। चेहरा तो उजेला जगमगाता रहता है, लेकिन वो उनकी कविताओं में और उनकी उसमें आती है। मैं आपको कुछ पंक्तियां उसमें से सुनाती हूँ। और बूंद बावड़ी जो आत्मकथा है, वो तो कहीं ओम निश्चल जी ने लिखा है कि उसको तो पढ़कर कोई बिना रोए रहेगा ही नहीं। तो दिनकर जी ने जो 4 पंक्तियां वहाँ लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। दिनकर जी ने लिखा है कि पद्मा का जीवन दुख से भींगा हुआ जीवन है। मृत्यु की सीमा पर वह 3 साल सोई रही थी। जो दुखी होता है उसे गुजरे हुए सुखों की याद जरा ज्यादा सताती है। आपको ये पता ही है सबको, क्योंकि पद्मा का तो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ी गई रचनाकार हैं कि 3 वर्ष तक वो हॉस्पिटल में रही और टीबी की मरीज रही, और वो भी ऐसी जिसमें उनकी कोई भी उनके प्रति उनकी देखभाल करने वाला, उनके मतलब वो उनको हमदर्दी या सहानुभूति कुछ नहीं संवेदना मिली। कैसे वो उससे उभरी, कैसे वो सब जिन्होंने बूंद बावड़ी पढ़ा होगा वो जानते होंगे। लेकिन उनकी कुछ पंक्तियां हैं कि सखी वे दिन कैसे थे, वह वक्त कैसा था, जब कड़वी बात किसी को ना कही थी, जब कड़वी बात किसी को ना कही थी, ना सुनी थी। वे दिन कितने मीठे थे, जब सब कुछ सुंदर दिखाई देता था। घाव कभी होता न था, और होता भी था तो झट भर जाता था। अब ये कैसे घाव लगे हैं कि इनका मरहम नहीं मिलता। देखिए, ऐसे घाव लगे हैं जिनका मरहम नहीं मिलता, क्योंकि वही जो इसमें है कि पद्मा को टीबी हुआ था, और उसी में वो, और उसी समय जिस तरह वो ये मैं थोड़ी सी बूंद बावड़ी का पढ़ना चाहूँगी। उसमें का एक अंश मुझे पसंद है कि वो तकलीफ में लेटा हुआ आदमी हेलुसिनेशन में, वो एक अपनी काल्पनिक उसमें क्या क्या सोचता देखता, जो दीवा स्वप्न की तरह कहते हैं, कल्पना दीवा स्वप्न सब एक हो जाती है। तो इसमें बूंद बावड़ी का एक अंश में पढ़ रही हूँ। मैं एक बार फिर बच गई हूँ, इस बार तो मौत के जबड़े खोलकर बाहर आना पड़ा। मौत के जबड़े खोलकर बाहर आना पड़ा, पर मजा आ गया। आप सोचिए, ये शैली है, मौत के जबड़े खोलकर बाहर आना पड़ा पर मजा आ गया। मर मर कर जी जाने का सुख जीवन की कद्र बढ़ा देता है। जिंदगी ज्यादा कीमती, ज्यादा अनमोल हो उठती है। यूं लगा जैसे मौत अपने पीछे पीछे आने को कह रही थी, लेकिन मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद करने के बहाने भीतर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, मौत को बाहर रहने दिया। यही हुआ होगा, नहीं तो कौन कहता था ये बचेगी। मतलब ये चमत्कार हुआ है जो वो जी गई हैं, और उसकी उन्होंने कैसी कल्पना ली है कि मौत को बाहर खदेड़ के मैंने अंदर से सिटकिनी चढ़ा ली। यही हुआ होगा, नहीं तो कौन कहता था ये बचेगी।
आज भी अशक्त होकर लुढ़क जाती हूँ तो वो दृश्य साकार होकर आंखों के सामने आ जाता है। कौन सा दृश्य? धूमिल सा आसमान, बेरंग, बेनूर और उदास। कोई पक्षी नहीं उड़ रहा था, कोई पतंग नहीं डोल रही थी, न ही बादलों के रंग असंख्य मूर्तियां बनाते हुए आ जा रही थी। रात में तारों की मौजूदगी का कोई निशान बाकी नहीं था। ठहरे हुए समुद्र या कैनवस पर मृत पड़ा कोई फीका सा चित्र, न हवा के बहने का शोर, न आसमान के सांस लेने की कोई आहट। वो जो मैंने कहा आपने ना कि पद्मा गद्य में भी प्रोज में भी कविता लिखती थी, और उनकी उपमा देखिए, उनके रूपक देखिए कि ठहरे हुए समुद्र या कैनवस पर मृत पड़ा कोई फीका सा चित्र, न हवा के बहने का कोई शोर, न आसमान के सांस लेने की कोई आहट, न ही सूर्योदय से पहले उषा की चुनरी का चंपई आलोक, न ही चांद के आने जाने से पहले का फीका सा उजास, न ही आसमान की छाती में सुराख करके झूलता कोई देवदार। आप कल्पना कीजिए, आसमान की छाती में सुराख करके झूलता कोई देवदार। देवदार के वृक्ष आकाश छूते हुए देवदार के वृक्ष के लिए ये कैसी एक कल्पना है। न ही पहाड़ की तीखी नोक में चमकती बर्फ की कोई परत, न ही बर्फ की आहों का घुटा घुटा धुआं, न ही सूर्य की किरणों के चुभने से सी सी करता धरती का स्वर। इसी आसमान पर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज न जाने कैसे संतुलन बनाए खड़ा था, निश्चल, अटल, अडोल, सिल पत्थर सा, इसी फीके बदरंग आसमान के एक हिस्से की तरह। मतलब जहाज कैसा था? इसी फीके बदरंग आसमान के एक हिस्से की तरह। न ही जहाज के डेक पर कोई था, न ही किसी खिड़की के पल्ले से लहराता कोई आंचल, न ही रेलिंग से झुककर समुद्र को निहारता कोई चेहरा। न ही शोर, न ही धुआं, सभी कुछ ठहरा हुआ, उदास, भयाक्रांत। सबकी सांस जैसे किसी भयानक भय ने रोक दी हो, पर मरने न दिया हो। ऐसा ही तो था वो आसमान। जैसे मौत की वादी का एक हिस्सा विस्तृत नभ में जीने की आशा लिए कराहता एक स्पंदन। वो स्पंदन, कराहता स्पंदन पद्मा का था। मेरी चारपाई के पीछे संरक्षक की तरह खड़े थे महान दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति, सिद्ध पुरुष, सौम्य शालीन, अडिग, पर उनकी बावड़ी की तरह गहरी आंखों में चिंता हिलोरें ले रही थी। पूरे माहौल का जायजा लेते हुए वो कुछ सोचते से लग रहे थे। अचानक उनका मौन टूटा। उन्होंने अपनी दृष्टि मेरी तरफ घुमाकर कहा, पद्मा जी, ये स्वर्ग है। देखिए कितनी शांति है यहाँ। मैं मानो भरी हुई बैठी थी। उनकी बात पूरी होते न होते मैंने कहा, मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे इस मृत स्वर्ग की चाह नहीं है, मुझे इस मृत स्वर्ग की चाह नहीं है। उन्होंने कहा, यहाँ बड़ा सुख है। मैंने तुरंत कहा, नहीं, मुझे ये सुख नहीं चाहिए, मैं पृथ्वी पर जाऊंगी। वो उदास हो गए। मैं प्रतीक्षा करने लगी, अब क्या करेंगे। अचानक वो पूरा परिवेश ऊपर उठा, जैसे किसी ने तोते का पिंजरा ऊपर उठा लिया हो। ऊपर एक और आसमान था, बेरंग, बेनूर, न अंधेरा न उजाला,
अजीब उदासी भरा। बेदाग आसमान जैसे सब कुछ खोकर लोटा पिटा सा बैठा हो। पूरा परिवेश फिर ठहर गया था। दार्शनिक मेरी उदंडता से आहत थे। दार्शनिक मेरी उदंडता से आहत थे। फिर भी वो अंतिम हीरे की तरह एक बार फिर बोले, पद्मा जी, ये बैकुंठ है, इसकी कामना कौन नहीं करता। यहाँ विष्णु का निवास है। मैंने सोचा, मुझे कौन सा विष्णु ने निमंत्रण देकर बुलाया है। अपने बड़प्पन और मेरे मनुष्य होने की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। तड़प कर बोली, होगा, अगर ये बैकुंठ भी है तो भी मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है। बड़ा अंधेरा है यहाँ, कोई चिराग जलाने वाला दिखाई नहीं देता। इस बेरंग आसमान में कोई लहरिएदार दुपट्टे नहीं सुखाता। देखिए, कोई लहरिएदार दुपट्टे नहीं सुखाता, कोई चिराग जलाने वाला नहीं दिखाई देता। यहाँ न सूरज है न चांद। ये कैसा बैकुंठ है। आप तो पृथ्वी से होकर आए हैं, क्या आप नहीं जानते पृथ्वी पर क्या क्या है। मैं मन ही मन जानती थी, यही एक लम्हा है। अगर मैं उदंड न हुई तो महान दार्शनिक जीत जाएंगे। फिर मैं अपनी पृथ्वी कैसे देख पाऊंगी, मतलब मरकर जी जाने का सुख। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। पृथ्वी पर लाखों करोड़ों हाथ शाम की उदास बेला में कितने ही चिराग जलाते हैं। आप तो पृथ्वी पर रहकर आए हैं, कभी पृथ्वी पर दिवाली तो देखी होगी। मैंने उनकी आंखों के भीतर तक झांकते हुए कहा, अगर देखी होती तो दिए की ओट में सुंदरी बहू के चमकते मुखड़े की तीखी नाक पर दमकती कौंधती लौंग आपको याद होती। लक्ष्मी के आगे जहां लक्ष्मी झुक जाती है वही मेरी पृथ्वी है। वहां सूर्य है, चांद है, चांद जैसे सुंदर मुखड़े हैं। उन मुखड़ों पर कुर्बान होते आशिक है। देखिए कहां से कहां पद्मा चली जा रही है, कहां मृत्यु, कहां आध्यात्म, कहां लोक। और वहां से दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति वहां से निकल रही हैं। सूर्य चांद से चांद जैसे मुखड़े और उन मुखड़ों पर कुर्बान होते आशिक हैं। इन्हीं आशिकों ने बिजली बनाकर पूरी पृथ्वी को उजाले की दुल्हन की तरह सजा दिया है। इन्हीं आशिकों ने, मतलब आशिकी और प्रेम और व्यथा और जीवन, मतलब पद्मा ऐसे खुलकर खेलती है इन शब्दों से कि इन्हीं आशिकों ने बिजली बनाकर पूरी पृथ्वी को उजाले की दुल्हन की तरह सजा दिया है। नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपनी पृथ्वी पर जाऊं। मैं अपनी पृथ्वी पर जाऊं। तो पद्मा जी का पूरा साहित्य, गद्य हो पद्य हो, पद्य में गद्य है, गद्य में पद्य है, और कहाँ से कहाँ चली जाती हैं। वो अपने को पूरी छूट देती हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वाइल्ड इमेजिनेशन, कि अपने को छोड़ दो मुक्त भाव से। एक साथ जमीन और आसमान दोनों उनके कब्जे में रहते हैं जैसे। और इतनी बड़ी, मतलब इतना प्रवाह मैंने बहुत कम लोगों के उसमें देखा है। बहुत बहुत वैचारिक चीजें पढ़ने को मिलती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि पद्मा सचदेव ने बहुत ज्यादा, जो कहते हैं कि कोई ये कर दिया है, ठीक है बहुत से, लेकिन एक बड़ी बात होती है कि पाठक भावुक मर्मज्ञ उसमें अपने आप को आतशी शीशे, उसके लिए वो आतशी शीशा बन जाए। वो उसमें देखे अपने आप को, देखे और डूबे। दुख की भी बावड़ी है पूरी पद्मा सचदेव के पास, और सुख की तीरंदाजी का तो उनका कहना ही क्या। तो मैं एक और कुछ पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक साथ बहुत कुछ नहीं पढ़ूंगी, और थोड़ी सी बात आपसे और करके तब मैं ये उनकी अपनी यादों पर आऊंगी। तो सबसे पहले तो, मतलब बहुत सी बातें, कभी कभी मुझे लगता है कि पद्मा ने मुझ में, पद्मा सचदेव ने या मैंने पद्मा सचदेव में, उनके लेखन में क्या बातें ऐसी देखी। पद्मा के और मेरे जीवन में कहीं कोई वो नहीं था, ध्रुवांत भिन्न थे। पद्मा मतलब जो कहते हैं शेख अब्दुल्ला और करण सिंह को राखी बांधती थी, और पद्मा धर्मवीर भारती हैं, गुलजार हैं, और मतलब कहना ही नहीं है कुछ,
हमेशा किन लोगों में उनका उठना बैठना मुख्य। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी उनकी कविताओं को बहुत पसंद करते थे। लोग कहते हैं अभी कि वो तो अटल जी कह के बुला लेती थी, क्योंकि ये पद्मा में कहते हैं ना, उनकी उनकी शख्सियत में एक बड़ी अजीब किस्म की कशिश थी। उनके में ये था कि वो हर हर कोई खिंचा आता था। वो था उनकी सहजता और उनकी बहुत ही, जो कहते हैं ना, एकदम जमीनी होना। कितने भी बड़े लोगों के बीच में उठती बैठती हूँ, लेकिन उतनी ही जमीनी थी। तो अभी बताऊं आपको, बीच बीच में यादें भी कुछ सब बेतरतीब होती जाऊंगी, नहीं तो उसमें ही उलझी रह जाऊंगी। कि जो पहली बार मैंने उनको देखा था, असल में थोड़ा मुझे एक हिचक और भी आपसे बता दूं, ये और भी पद्मा सचदेव पर बोल चुकी हूँ, तो बार बार मुझे ये लग रहा है कि दोहराव ना हो, इसलिए भी मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेकिन पहली बार जो देखा था तो वही पद्मा, वही मैं, वो तो मैं कहूँगी कि जब मीनाक्षी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पाकर, उन्हें नई नई में वही 3.5-4 वर्ष की लिखते हुआ था, और यहाँ पर कोई बड़ा फंक्शन था और उसमें शरद जोशी, पुष्पा भारती जी और अपनी ये पद्मा सचदेव जी, बाहर के भी बहुत से लोग, भारती जी, कमलेश्वर जी, ये सब के सब लोग वहाँ थे। और उसमें सबने मुझे वही कहा था कि पुष्पा जी ने चेमीन का एक अंश पढ़ा था और शरद जी ने अपनी अपनी व्यंग्य रचना पढ़ी थी, पूरा हाल ठहाकों से भरा था। और उसके बाद पहली बार मैंने पद्मा जी को, और वैसे ही अपना पहले पल्ला ठीक करते हुए, पहले पल्ला अपना ठीक करके, वो कि जो कहते हैं ना, एक अपना वो पारंपरिक वो भावों का लुक, वो देखना छवि, और उसमें उन्होंने ये राजा के घर, और पहली बार मैंने तब इसके संदर्भ को जाना था कि कैसे एक बहुत बूढ़ी और बहुत प्यासी गरीब बूढ़ी भिखारिन या औरत आई और उसने पानी मांगा। ये बहुत से लोगों ने कहा होगा, इसलिए मैं इसको बहुत संक्षेप में कह रही हूँ कि वो आई और उसने पानी मांगा, बीबी बेबी पानी, और इन्होंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उसने जो राहत से, ये पद्मा ने मंच से बताया था जिस तरह की आंखें उसकी, मतलब वो खुली जैसे वो हुई, उसने ऊपर देखा हवेली की तरफ, और फिर उसने बड़े उससे पूछा मुझसे कि ये राजा के महल क्या आपके बीबी? तो वो 14 साल की बच्ची पद्मा ने वो पहली कविता लिखी। मुझे बहुत पसंद है वो कविता, लेकिन कहाँ है, मैं 4 लाइन ही उसकी जरूर पढ़ना चाहूंगी, देखती हूँ अगर मिल जाती है, रखी होगी। नहीं, वो अभी नहीं मिल रही है, मिल जाएगी तो मैं आपको, हाँ मिल गई, इसी इसी के पीछे लिखा है, देखिए। अब देखिए कहाँ से कहाँ चली जाती है, बड़ी बड़ी, मतलब जो कुछ मन में आता है उसको कविता में पिरोती चली जा रही है कि मेरा घर मुझसे छूट चुका है, मैं राह भूल गई हूँ, मेरे बाग का पौधा जिन्होंने उखाड़ लिया है, उस पौधे पर अभी कोपले भी नहीं आई थी, मेरा साजन तब तक ज्यादा दूर भी नहीं गया था, तभी जिन्होंने मेरी कांपती टहनियां काट ली, क्या वे दरातियां आपकी हैं? आप ये देखिए उस तकलीफ और उस कल्पना की बात, कहाँ से राह भूलना, कहाँ से घर छूटना, और उसमें कितनी चीजें, कितनी तकलीफ, कितने अवसाद पिरोए हुए इसमें पद्मा की, क्योंकि वो सब कुछ जो उनका, उनके दुख थे, उनके पिता का न रहना। आप देखिए कि मेरा घर मुझसे छूट चुका है, और शुरू में लाइन वही है, ये राजा के महल क्या आपके हैं, मेरा घर मुझसे छूट चुका है, मैं राह भूल गई हूँ, मेरे बाग का पौधा जिन्होंने उखाड़ लिया है, उस पौधे पर अभी कोपली भी नहीं आई थी, मेरा साजन तब तक
ज्यादा दूर भी नहीं गया होगा। तभी जिन्होंने मेरी कांपती टहनियां काट ली, क्या वे दरातियां आपकी हैं? क्या वे दरातियां आपकी हैं? ये राजा के महल क्या आपके हैं? तो आपने कितनी भी बार सुना हो, लेकिन मैं ये इस इन लाइनों को बार बार पढ़ना और सुनाना पसंद करती हूँ। तो मैं यादों पर थी, मैं बेतरतीब होती रहूँगी, मेरा दाहिने बाएं ऊपर नीचे, लेकिन वही मैं उसी तरह पद्मा, पर उसी तरह बोला भी जा सकता है, मुझे तो लगता है। तो उसके बाद पद्मा जब मिली, और खुद आप सोचिए, मैं तो सोचती अरे भाई मैं तो अभी 4 साल लिखते हुआ है, और इन्हें तो 71 में वो 76-77 का समय रहा होगा। हाँ, और इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल रहा है। खुद चल के मेरे पास आई जैसे मैं कोई बड़ी लेखिका हूँ, सूर्यबाला जी, और उस समय बात कर रही है, पीछे इधर उधर भारती जी थे, और मुझसे पूछ रही हैं अकेली आई हैं आप? मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड भी हैं। कहाँ हैं? तो मैंने धीरे से इशारा कर दिया। आप सबके सामने आप सोचिए कि कोई इतनी बड़ी कवित्री फट से मेरे से आंखें मार के कह रही है सोना है अपने कुछ अपनी उस जो कहते हैं डोगरी उस तरह की भाषा में है, सुनिए अदला बदली चलेगी। इतनी मैं एकदम पका गई, सहम गई कि क्या कह रही है। पहली बार धीरे से करके सुनिए अदला बदली से अदला बदली हो जाए। तो उसी समय पीछे भारती जी खड़े थे। मैंने सोचा कि हाँ मैं भी कम नहीं, जब ये बोल रही मैंने कहा सुनिए ऐसी बातें एक तरफ कोने में आकर की जाती हैं, ऐसे सबके बीच में नहीं की जाती। और भारती जो खिलखिला के भारती जी हंसे उस बात पे। तो ये थी उनकी उनकी मतलब इस तरह पहली मुलाकात में इस तरह खुलकर मजाक करने की। अभी तक हम हंसते थे उनके ऊपर, और कहीं भी मतलब उनका एक तो खैर उनको अगर नहले पर दहला मारा किसी ने तो वो तो इस्मत चुगताई, इस्मत आपा थी, जिन्होंने कि जब पद्मा जी के फ्लैट में गई तो पद्मा ने अपने हस्बैंड सरदार सुरेंद्र सिंह, आप लोगों को पता है, बहुत बड़े ख्याल गायक, हमारे देश के गौरव, सरदार सुरेंद्र सिंह से उन्होंने 1966 में विवाह किया था। और कैसे विवाह हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, जो पद्मा जी ने बताया है, और पुष्पा जी ने, पुष्पा भारती जी ने भी, तो बड़ा मजा आया था। तो कहते हैं कि सरदार जी से विवाह की बात मैं बता रही थी, तो उसमें उनके विवाह के लिए कि हाँ नहीं, उनके फ्लैट में, तो फ्लैट में बैठी हैं और इस्मत आपा से कह रही आपा ये मेरे खाविंद हैं, ये मेरे हस्बैंड हैं। आपा ने देखा, इस्मत आपा ने देखा और पूछा और फ्लैट फ्लैट किसका है? तो पद्मा जी ने कहा फ्लैट भी इन्हीं का है। इस्मत चुगताई ने कहा फ्लैट के साथ कुछ बुरा नहीं है। चलता है। और ये उनका जो मजाक था वो इतना उन दोनों की, मैं कहती हूँ कि साहित्य में ऐसी शख्सियतें खासकर, मतलब मैं सीधे कहती हूँ लिखने वालियां बहुत कम होंगी जो इतना खुलकर हंसती हूँ, जो इतना कुछ, हाँ ठीक है उसी में कुछ का कुछ भी कभी कभी बोल जाती थी, लेकिन अब वो मेरा उस तरह की बातों से पाला नहीं पड़ा है। मैंने तो यही देखा है कि भारती जी के घर में बैठे हैं, उधर शिवानी बैठी हैं, गुलजार बैठे हैं, कुंवर नारायण जी बैठे हैं, और जावेद अख्तर जी बैठे हैं, दीप्ति नवल हैं। भारती जी घर में तो ठीक है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी बहुत जब कहते थे भारती जी पुष्पा जी, तो मैं अपनी देहरी लांग जाती थी और चली जाती थी। तो उसमें कहती थी, मतलब वो बड़े इठला के कह रही है जावेद अख्तर से, आप वो वाली कविता सुनाइए जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो जावेद ने तुरंत कहा कि आप भी वो वाली कविता सुनाइए जो मुझे बहुत पसंद है। तो वो इस तरह की चुटकियां लेती रहती थी कि उसको उसका कोई और अभी उनकी विवाह की बात जो मैं बता रही थी, तो पुष्पा जी ने भी बता रही थी कि सरदार जी जब ये आ गई, पहले ये उद्घोषिता थी जम्मू और कश्मीर में, और आवाज की जादूगरनी थी, इनकी आवाज पे लोग सुनते खड़े होते थे।
बहुत जबरदस्त, क्या उनकी आवाज़ थी। जब गाती थी, खैर लोकगीत या कोई भी गीत, तब तो बिल्कुल दिल कलेजा चीर लेने वाली बात होती थी। तो जब इस समय सरदार जी भी किसी वजह से रेडियो में गाने वगैरह गए होंगे और उन्होंने इनको पसंद किया और पद्मा के जी के पीछे पड़ गए कि मुझसे, मैं चाहता हूँ विवाह करना, मैं चाहता हूँ। पद्मा नकारती नहीं, मन चाहे जो जैसा रहा हो, लेकिन ऊपर से कहती नहीं, क्योंकि पद्मा का जो कहा ना, बहुत बुरा उनका उनका समय बीता। विवाह उनका एक बार हो चुका था बचपन में, और उनके लिए तरह तरह की बातें भी की जाती रही थी, ऐसा सुनती हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुनती। तो लेकिन सुरेंद्र सिंह जी ने कई बार कहा, नहीं मानी, नहीं मानती थी कि शादी तो हो गई मेरी ना, अभी एक बार होके हो गया, अभी क्यों उसको दोहराऊं मैं। तो एक दिन सर ये निकल रहे थे, तो सरदार जी ने इनको लिफ्ट दी, इनको अपने मोटर बाइक पर बिठाया, और उस समय वहाँ इनकम टैक्स कमिश्नर या कुछ जो भी रहे हो, या ऑफिसर, मुझे पता नहीं उतना, और इनको दिल्ली की सड़कों पर ले चले, और सड़कों पर इनको खूब तेज चलाने लगे वो मोटर बाइक। पद्मा ने कहा, इतनी तेज क्यों चला रहे हैं, धीरे चलाइए, धीरे चलाइए। सरदार ने कहा, और तेज चलाऊंगा, और तेज। तो कहीं कि नहीं, मैं मर जाऊंगी, और तेज। तो उन्होंने कहा कि पहले बताओ मुझसे शादी करोगे कि नहीं, अगर शादी करोगी तभी मैं अपनी मोटर बाइक की स्पीड धीमी करूंगा या रुकूंगा, बोलो हाँ करती हो कि नहीं करती हो। पद्मा ने हवा की रफ्तार से चलते हुए मोटर बाइक पर हाँ बोली, और सुरेंद्र सिंह जी, सरदार जी ने उनकी बात मान के ऐसे उनकी शादी हुई। लेकिन ऐसे भी क्या होती, कभी बताया था मुझे सरदार जी ने कि इस पर भी सुरेंद्र सिंह जी का भी बहुत बड़ा कुटुंब, बहुत भाई, 5-6 भाई बहनें, बड़ा। और जब इन्होंने बताया कि मुझे पद्मा से शादी करनी है, तो कोई कुटुंब में तैयार नहीं हुआ, कोई भी नहीं तैयार हुआ। और माँ ने तो सीधे सीधे बोल दिया कि मैंने तो तेरे लिए बहुत अच्छी कुड़ी वो ढूंढ के रखी है, मैं तो सोचा तो तेरे लिए देवी सी लड़की लाऊंगी। तो माँ को तो इन्होंने कह दिया कि माँ, बहुत समझा के, बहुत प्यार से, लाड से, कि माँ, मैं तो समझता था कि मैं जिसे लाऊंगा ब्याह के, उसे ही तू तेरी मान लेगी। तो उन्होंने इस तरह कहा कि माँ सचमुच मान गई। लेकिन फिर बड़ी बहन, तो बड़ी बहन से इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसे कहती हो कि नहीं, नहीं शादी करने दूंगी, तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर शीशे के सामने खड़ा होकर के शीशे सामने खड़े होकर पगड़ी नहीं बांधूंगा कभी। उन्होंने कहा क्यों? कहने कि मतलब सरदार लोग ना, शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी बांधने का एक और वो है कि अपने आप से रूबरू होना। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी बांधकर मैं अगर पद्मा को ना करूंगा, तो मैं अपने आप से रूबरू नहीं हो पाऊंगा, अपना खुद अपना सामना नहीं कर पाऊंगा। तो बहन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, तू कर ले शादी। बड़ी बहन दीदी ने कहा, तू कर ले शादी। और जब शादी हुई तो पद्मा और पद्मा की, मतलब सुरेंद्र जी की माँ, पद्मा कुटुंब की, पद्मा का लाडला कुटुंब था ससुराल का। इतने ढेर से देवर नंदे, और इतना प्यार उड़ेला पद्मा ने कुटुंब पर, शायद वही सब उनके शब्दों में यहाँ वहाँ बिक रहा है। और उतना ही कुटुंब ने भी उनको, परिवार ने भी उन्हें उतना ही प्यार दिया, बहुत प्यार। मुझे उनकी बीमारी के बारे में बता रहे थे सुरेंद्र सिंह जी, तो उन्होंने बताया कि बीमारी में भी हमेशा, वो तो कई बार बीमार पड़ी, बहुत बहुत, वो दिखाती नहीं थी किसी को, अच्छी अच्छी होने के बाद ही वही साड़ी पहने पल्ला पकड़े आ जाती थी, बताती नहीं थी। तो वो बताई नहीं किसी को, कहती लेकिन जब कराहती थी, जब बहुत तकलीफ होती थी, जब जब कराहती थी, तो बीजी, ओह बीजी। तो डॉक्टर ने पूछा था एक बार उनकी बड़ी बहन से कि ये बीजी इनकी माँ है, आप बुला क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि
उनकी सिंह साहब की बहू ने, अरे बहन ने, कि नहीं बीजी इनकी नहीं मेरी माँ है। तो ऐसी बहू थी जो तकलीफ में अपनी सास, क्या क्या चीजें हम सुना करते हैं सास बहू के लिए तमाम सारी, तो अपवाद अपवाद स्वरूप थी पद्मा, हर तरह से, जीवन में भी लेखन में भी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब बाद में करीब करीब बिल्कुल बात की बात बताई, एक बात नहीं, उसके पहले मुझे याद है कि जब भारती जी मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं भारती जी को देखने गई थी। हम एक बार गए थे और बहुत उससे उभरे थे, उनका उस समय काफी बड़ा हार्ट स्ट्रोक पड़ा था भारती जी। तो उसमें पुष्पा जी वहां थी और पुष्पा जी ने मुझसे कहा कि सूर्यबाला पद्मा भी एडमिट है। हमने कहा अरे क्या नहीं, हाँ, क्योंकि मैं बताऊं आपसे, बहुत ज्यादा फोन फोन उस समय इतना चलन भी नहीं था और बहुत ज्यादा ये सब का समय नहीं, और मेरा खुद का बहुत बहुत ही बड़ा व्यस्त कुटुंब था। तो मैंने कहा यही, चलिए हाँ। और मैं गई तो पहली बार मैंने पद्मा जी को अलग, मतलब हॉस्पिटल के ड्रेस में, हॉस्पिटल के यूनिफॉर्म में, और इतनी अजीब सी शायद कुछ लगे थे यंत्र वगैरह, देखा कि मैं उसे भुला नहीं पाती। लेकिन दूसरी बात आपको ये बताऊं, लेकिन पद्मा जी वो ये समझ रही थी कि कोई आया है, कोई आई है, और पहचान बिल्कुल नहीं पा रही थी, लेकिन जी जान से ये कोशिश कर रही थी कि मुझे पता ना लगने पाए कि वो मुझे पहचान नहीं पा रही। कुछ कोई हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह जानती हूँ, खूब अच्छी तरह जानती कैसे नहीं खुद। मैं समझ गई, मैं उनको उनके पास गई, सहलाया, और फिर मैं बाहर बाहर आ गई। ठीक है, तो कहीं भी, मतलब ये मुश्किल से पूरे जीवन में 5-6 बार ही मिलना हुआ होगा। कभी इस्कॉन की किसी उससे निकल रही हैं, ज़्यादा किसी वो ऐसे ही फंक्शन से निकल रही हैं किसी आयोजन से, और निकलते समय मिल गई, थोड़ी सी बातें हुई रास्ते में। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गई, उनकी वैन थी वो उस पर मुड़ गई। वैन पर बैठते बैठते आराम से जोर से चिल्ला के कह रही हैं, सूर्यबाला क्या बंबई में बैठी हो, दिल्ली आओ कभी, वहां बड़े बड़े, क्या लिखा है वहां, वहां बड़ी बड़ी कारस्तानियां होती हैं। उनके कारस्तानिया शब्द पर है, उनके उस पर इतना ज्यादा। अच्छा, आप कोई पूछ रहा है कि मैम ये सचदेव सरनेम उनके शादी के पहले का है या बाद का है मैम, तो ये मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है कि बात का ही है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। जो नहीं मालूम वो अच्छा, शादी के बाद का क्योंकि सर ये तो सर वो सुरेंद्र सिंह जी सचदेव ये थे ना, पंजाबी, और पद्मा तो वहाँ की डोगरी पुरोहित की लड़की थी। तो ये मैं बता रही हूँ कि बस, मतलब एक क्षण की मुलाकात है, और वैन पर बैठते बैठते बच्चियों की तरह जोर से कह रही है, जिसमें 4 लोग सुन रहे हैं चारों तरफ, दिल्ली आओ, दिल्ली में बड़ी बड़ी कारस्तानियां होती रहती हैं, तुम्हें मालूम नहीं है। तो आपसे तुम पर, तुमसे आप पर उतरती रहती थी, और बीच में आई कभी एक बार मेरे सार्थक संवाद, मेरी छोटी सी संस्था थी, उसमें भी आई, इस तरह से आती रही। लेकिन अभी 1.5 वर्ष पहले मेरा जो अब तक का अंतिम उपन्यास आया, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, तो उसे लेकर के मैं, उस पर एक कार्यक्रम हो रहा था दिल्ली में, और मैं दिल्ली गई हुई थी, और दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय में होने वाला था। तो कहीं पढ़ा होगा ऐसे ही, अब मुझे नहीं पता, पर अचानक उनका फोन मेरे पास आया, सूर्यबाला जी मैं पद्मा बोल रही। अरे पद्मा जी, आप, आपको पता है मैं आजकल दिल्ली में हूँ। तो कहती दिल्ली में है, कैसे, क्या? मैंने कहा कि मेरा जो नया उपन्यास आया है उस पर एक कार्यक्रम होने वाला है। छूटते ही उन्होंने कहा कि मैं आती हूँ, मैं आती हूँ।
इतना अच्छा लगा मुझे कि जहाँ सारे रचनाकार बार बार बुलाया जाए, कैसे बुलाया गया, कितने उससे बुलाया गया, और लाने के लिए कार भेजी गई कि नहीं भेजी गई। मैंने एक व्यंग्य लिखा है, साहित्य में कार और ड्राइवर का योगदान। तो मैंने उसमें यही लिखा है कि साहित्य को समृद्ध करने में, साहित्य को करने में सबसे बड़ा योगदान तो कार और ड्राइवर का होता है, नहीं तो कोई अध्यक्ष, कोई वो जल्दी आने के लिए तैयार नहीं होती। और वहाँ हमारी पद्मा सचदेव हैं कि वो कह रही कि मैं आती हूँ। मैंने सोचा ऐसे कह दिया होगा, तमाम तरह की बीमारियां इनको लगी रहती हैं, ये कहाँ आने वाली। मैंने किसी से एक बार कह दिया था उनके उससे कि शायद पद्मा जी ने फोन किया था, वो आए। वो सचमुच ठीक टाइम पर आई, और उनको देखते ही लोग इतने खुश हो गए, आयोजक और इंदिरा गांधी संग्रहालय के लोग भी उनको बड़े आदर से ले जा करके बिल्कुल अध्यक्ष की उस पर बिठाया, बड़े उससे, और बड़े मुग्ध भाव से पढ़ा। तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ा था उन्होंने उपन्यास तब तक, और पूरा सुनती रही। और बोलना तो उनका है ही, बड़े आराम से, वो तो वैसे ही सिंची हुई संवेदना और उसी मार्मिक ऐसे उनका पूरी उनकी स्पीच रही, त्याग करती रही। हाँ, लेकिन लोगों ने यही समझा कि वो मेरी बड़ी सहेली थी या कोई बहुत घनिष्ठ थी कि इस तरह से चली आ रही हैं, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। अब मुझे लगता है कि कभी कभी सोचती हूँ कि अ, क्या क्या कुछ था जिसकी वजह से मुझे अ, पद्मा जी का ये, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज शायद यही थी कि पद्मा में एक तो जीवंतता तो बहुत ज्यादा थी ही, जिजीविषा, सब कुछ समेट लेने का, बहुत बड़ा कुटुंब पद्मा का, सब कुछ समेट लेने का, सबसे आगे बढ़ करके बात कर लेने का, अपने पास खींच लेने का, बुला लेने का, ये, और जुड़ाव, कौटुंबिक जुड़ाव, उनका रिश्ते के एक एक, जैसे मतलब एक एक धागा वो सहेज कर रखने वाली शख्सियत थी, जो कि कभी उन्होंने जो कभी भी उन्होंने उनसे हटकर देखा नहीं। जब कभी मैंने ऐसे उनसे कहा भी होगा कि मैं नहीं सबके पास आ जा पाती, उतना बहुत है, ऐसा मेरा कुटुंब, मैं छोड़ नहीं पाती, तो कह ये छूटना चाहता ही कौन है, छूटना कौन चाहता है। तो ये उनकी कुछ बहुत वो इस तरह की उनकी विशेषताएं जो कहती हैं कि उनके में सरलता भी है, मासूमियत भी है, और गहरी आंगन झरोखा सब कुछ है, अनूठी कल्पना है, पंख लगाकर उड़ते शब्द हैं, हर किसी के अंदर हल्कोड़ती कविता उनकी चली जा रही है। कोई कविता मन कर रहा है कि फिर आपको एक कविता और उनको उनकी सुना दें, तो मैं एक कविता और सुनाती हूँ आपको, जो भी मिलेगी सुना दूंगी। एक दो कविताएं हैं मेरे पास, मुझे नहीं मालूम कुछ की समय कितना हुआ है, और अंदाज है कि हो रहा होगा। अच्छा, कितने तरह की कविताएं देखी, जिसमें गीत, लोकगीत, मतलब सब कुछ मिल गया है, आध्यात्म और ये लोक समाज, सब कुछ मिल जाता है एक साथ उनकी कविताओं में। अब एक ऐसे ही इस कविता देखिए, ऊपर ही सामने आ गई है, सच्चम सच बताना साईं, सच्चो सच बताना साईं, आगे आगे क्या होना है, खेत को बीजूं या ना बीजूं, पालू या ना पालू रीझी, धनिया पुदीना बोऊं या ना बोऊं, अफीम जरा सी खाऊं ना खाऊं। ये देखिए इस सादगी के सदके, अफीम जरा सी खाऊं ना खाऊं, बेटियों को ससुराल से बुलाऊं, कब ठाकुर सीमाएं पूरी। ये इतनी सी बात नहीं है, जो कहते हैं ना, अभी अर्पण जी पढ़ रहे थे कि स्त्री जीवन इतनी परतों, इतनी लहरों, इतने उसमें बिखरा हुआ है उनमें, यही बीज की तरह धनिया पुदीना से लेकर के और सारे दर्द के रेशे रेशे की तरह उन्होंने स्त्री जीवन के दर्द के रेशे रेशे को पढ़ा है। तो खेत को बीजूं या ना बीजूं,
पालूं या ना पालूं रीछू, धनिया पुदीना बोऊं या ना बोऊं, अफीम जरा सी खाऊं या ना खाऊं, बेटियों को ससुराल से बुलाऊं। मतलब इनोसेंस, अबोधपना, लोक संवादी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती, कहाँ से कहाँ जा रही हैं। बेटियों को ससुराल से बुलाऊं, ठाकुर कब सीमाएं पूरी, ठाकुर कब सीमाएं पूरी, तुम पर मैं कुर्बान जाऊं, आगे आगे क्या होना है। दरिया, अब देखिए आकांक्षा, एक स्त्री के अंदर की आकांक्षा, दरिया खड़े न हो परमेश्वर, बच्चे कहीं बेकार न बैठे, ये तेरा ये मेरा बच्चा, दोनों आंखों के ये तारे, ये तेरा ये मेरा बच्चा, दोनों आंखों के ये तारे, दरिया खड़े न हो परमेश्वर, बच्चे कहीं बेकार न बैठे, ये तेरा ये मेरा बच्चा, दोनों आंखों के ये तारे, अपने ही हैं बच्चे सारे, दोनों आंखों के ये तारे अपने ही हैं बच्चे सारे, भरे रहे सब जग के द्वारे। ये है विराट आकांक्षा, भरे रहे सब जग के द्वारे, भरा हुआ कोना कोना है, आगे 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 क्या होना है। और कहां तक गई हैं, बहे बाजार बहे ये गलियां, मतलब बाजार आबाद रहे, बहे बाजार बहे ये गलियां, घर बाहर में महकी कलियां, तेरे मेरे आंगन महके, बेटे धिया घर में चहके, बेटे धिया घर में, दिया माने बिटिया, बेटियां, बेटे बेटियां, बेटे धिया घर में चहकी, गम बम गोली बंदूक उतारो, बम गोली बंदूक उतारो, इनकी आंखों में मत मारो, खुशबुओं में राख उड़े ना, खुशबुओं में राख उड़े ना, आगे आगे क्या होना है, सच्ची सच बताना साईं, आगे आगे क्या होना है। दरगाह खुली, खुले हैं मंदिर, हृदय खुले हैं बाहर भीतर, दरगाह खुली, खुले हैं मंदिर, हृदय खुले हैं बाहर भीतर, शिवालिक पर पुखराज जड़ा है, शिवालिक पर पुखराज है बैठा, माथे पर एक ताज है बैठा, सबको आश्रय दिया है उसने, सबको आश्रय दिया है उसने, ईर्ष्या कभी न की है इसने, प्यार प्यार बीज कर समता बोई, मतलब प्यार बीज कर मतलब प्यार वो कर, प्यार छींट कर, प्यार बीज कर समता बोई, सच्चम सच बताना साईं, आगे आगे क्या होना है, आगे आगे क्या होना है। तो जो मैंने कहा ना कि पद्मा अपने आप को बहुत खुला छोड़ देती थी, उतनी ही मासूमियत के साथ अपनी बात कहती थी। मेरा समय हो गया है, मैं बिल्कुल समाप्त करूंगी। और लेकिन एकदम कुछ मैं देख रही थी और मुझे एक और कविता मिल गई है, स्त्री की, जो कहते हैं ना, स्त्री वेदना, स्त्री संवेदना, स्त्री मर्म, अरे स्त्री विमर्श वाले समझे जाने। मैं सबसे यही कहती हूँ कि जितना भर इतना भर स्त्री विमर्श नहीं है, स्त्री विमर्श में अभी बहुत कुछ होना है। स्त्री के अंदर इतने प्रकोष्ठ हैं, इतनी गहरी है स्त्री, इतनी परतें हैं उसके अंदर, दुख की इतनी बावड़ियां हैं स्त्री के अंदर। पद्मा ने बहुत सी बावड़ियों में डुबकियां लगाई हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा, और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हमारे आज के हैं नए रचनाकार भी, युवा लेखक भी, वो पढ़ें, सबको पढ़ें और जानें। हम बड़ी जल्दी, हमारे में है कि बड़ी जल्दी किसी को चढ़ा देते हैं और बड़ी जल्दी किसी को खारिज कर देते हैं, तो हम ऐसा ना करें। हम मुक्त भाव से अपने अंदर के अहम को, अपने अंदर के ईगो को, अपने अंदर की सारी उनको एक किनारे रख करके तब हम किसी रचनाकार को पढ़ें और सराहें। तो एक कविता है, छोटी सी, टाइम हो गया है, शिलूका। शिलूका कहते हैं चीड़ की लकड़ी जो मोमबत्ती की तरह पहाड़ों के घरों में जलाई जाती है, जलती। ये मुझे भी नहीं मालूम था, पढ़ के पता चला कि शिलूका चीड़ की लकड़ी को कहते हैं जो मोमबत्ती की तरह पहाड़ के अंधेरे घरों में जलाई जाती है। अब वो एक कविता है,
शीलू का शीर्षक है। अब ये भी मुझे नहीं मालूम, ज्यादातर कविताएं उन्होंने डोगरी से हिंदी में अनुवाद की है, लेकिन अनुवाद में भी अपने आप को मुक्त बह जाने दिया है। अच्छा लगता है पढ़ने में, जो प्रवाह है उसमें हम बहते हैं। हम पढ़ते नहीं है सिर्फ पद्मा सचदेव की कविता, हम उस प्रवाह में बहते हैं। देह जलाकर मैं अपनी लौ दूं अंधेरे को, देह जलाकर मैं अपनी लौ दूं अंधेरे को, जलती जलती हंस पड़ूं। ये देखिए, तो थॉर्न बर्ड कहते हैं ना, जलती जलती हंस पड़ूं, जलती ही जीती हूं मैं, जैसे बटोत के जंगल में जल रही शीलू का कोई, जैसे बटोत के जंगल में जल रही शीलू का कोई। देवदारों की धिया देवदारों की धिया वही बेटी, देवदारों की धिया, चीड़ों की मुझे आशीष, अंधेरे की मैं रोशनी, जंगल का हूँ, जंगल का हूँ मोह मैं। जो तू है वो ही मैं हूँ, अपनी मृत्यु पर रोई। देखिए कल्पना, अपनी मृत्यु पर रोई यह बस्ती टोहली, चक्की में डालकर बाह पीसती हूं मैं। जरा सोचिए, चक्की में डालकर बाह पीसती हूं मैं। लोग पागल हो गया, तुम्हें कहां कहां ढूंढता रहा। तू तो मेरे पास था, तभी तो जीती हूं मैं एक किताब हूं, लिखा हुआ हिसाब हूं। मैं पर्ण कुटिया तेरी, मैं पर्ण कुटिया तेरी, लाज तुम रखना मेरी। रमिया रहीमन हूं मैं। देखिए कहां से कहां गई। मैं एक किताब हूं, लिखा हुआ हिसाब हूं। मैं पर्ण कुटिया तेरी, लाज तुम रखना मेरी। रमिया रहीमन हूं मैं, कुछ तो यकीनन हूं मैं, कुछ तो यकीनन हूं मैं। ये एक स्त्री का, उसके अंदर की खुददारी, उसका आत्मविश्वास, सारे इसके बाद जो मैं कहती हूं कि आज स्त्री को आवश्यकता सिर्फ ये है कि वो अपने को समझ ले कि मुझे क्या पाना है, मेरी तलाश क्या है, तो सारी भटकन दूर हो जाए। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। अब दूसरी बहुत दर्द की कविता है, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगी। और पद्मा के, मैंने अभी मेरे मुंह से थॉर्न बर्ड निकला। थॉर्न बर्ड कहते हैं वो चिड़िया जो कि जब उसकी मृत्यु आने को होती है तो वो कांटों लगी टहनी पर बैठती है, ऐसा कहा जाता है। कितना सच है मुझे नहीं मालूम। थॉर्न बर्ड एक बहुत बेस्ट सेलर उपन्यास भी है अंग्रेजी का, जिसे मैंने बहुत वर्षों पहले पढ़ा था। तो पद्मा के अंत की बात, पद्मा की मृत्यु के बारे में एक बार मैं सरदार सुंदर जी से पूछ रही थी कि कैसे गई, तो उन्होंने जो बताया ऐसे ही हंसते हंसते कहते हैं कि मुझे क्या पता चला, मैं तो शाम को, वो तो जाती रहती थी, आती थी, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मुझे घर चलना, फिर आती है, आके ठीक भी हुई, बात भी करी लोगों से, शाम को जाने कितने लोगों से बात की, क्या की। और उसके बाद रात को मेरे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ने का टाइम हुआ, तो मैंने सेविका से पूछा कि देख क्या कर रही हैं, उनके कमरे में पाठ पे प्रार्थना पर बैठेंगी। सेविका ने कहा वो तो मगनमन गीत गा रही, वो तो मगनमन गा रही हैं। तो मैंने उसको छेड़ना ठीक नहीं समझा, वो गा रही है लेटे लेटे, उसको गाने दो। मैंने अपना पाठ अपने कमरे में किया और सुबह 4 बजे पद्मा अपनी महायात्रा पर निकल गई। बता रहे थे कि डॉक्टर को फोन हुआ, देखा, उन्होंने बताया कि बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ऐसा हार्ड स्ट्रोक पड़ा है, अभी बिल्कुल भूल जाइए। तो मुझे इस बात पर वो थॉर्न बर्ड याद आ गई, वो कहावत कि जो गाते हुए धीरे धीरे, गाते गाते ही धीरे धीरे मृत्यु का वर्ण कर लेती है। तो जितना कुछ मुझे बेतरतीब याद रहा,
उतना मैंने आप लोगों से साझा किया। बहुत सी बातें रह गई, वो फिर कभी होंगी। इसी के साथ अर्पण जी, आपका बहुत बहुत आभार। जो लोग भी आए उनका आभार। बहुत बहुत नमस्कार। आवाज नहीं आ रही अर्पण जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मन से और इतनी संवेदनशीलता के साथ पद्मा जी को याद किया। और दीदी, इस बेतरतीबी अगर है भी, अव्वल तो है नहीं, और अगर है भी तो इसमें भी जो तरतीब है और जिस तरह से आपने उनसे हुई भेंटों को सिलसिलेवार रखा और जिस तरह के संवाद हुए, जीवंत संवाद हुए, छेड़खानी से भरे संवाद हुए, वो अद्भुत है। नहीं, और वो वो संवाद भी जब मैं उनके करीबी नहीं थी, कभी समझ कभी सकता दिख गई और वो बोल देते, फट से बोल देते। जी जी, तो यह उनकी अपनी जिंदा दिली है, बहुत साफ बहुत मन है, बेबाक जो होना है किसी शख्सियत का, तो हाँ वह है। तो कई भाषाओं और कई परंपराओं की नदियां उनमें एक साथ बहती थी, जी दुख की नदी को लांघ कर आई थी, तो जी उन्हें तो हंसना ही था, हंसाना ही था। और जी जैसा कि आपने कहा कि वे गाते गाते गई, और किसी का जाना या किसी का पूरा होना दुखद है। अधिक से अधिक व्यक्ति रहे, हमारा तो यही लोभ होता है, मगर इस पर तो कोई किसी का वश नहीं है। और जैसा कि वे अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि मौत के जबड़ों से वे बार बार बाहर निकली, तो यह उनकी जो भीतर की जिज्ञासा है वह हम सभी को आगे भी प्रेरणा देने का काम करती रहेगी। बहुत अच्छा लगा कि आप आई और आपने समय निकाला। जो मित्रगण जुड़े रहे और जिनकी प्रतिक्रियाएं आई, तो मैं उनके नाम ले लूं। सरोज कौशिक जी, प्रभा मिश्रा जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, उर्मिला शिरीष जी, रूपा सिंह, पूजा सिंह, ज्ञानेश्वर शर्मा जी, मीनाक्षी जोशी जी, निधि अग्रवाल और रत्ना सिंह, मधु मेहता जी, मीना मीना गोंडे जी, बीनू जमुआर जी, मधुवीणा मोदक, किरण कुमार मोदक, मधु मेहता जी, सुनीता सिंह शर्मा और जयश्री पुरवार जी, वीना चौहान, पिलकेंद्र अरोड़ा जी, पद्मा त्रिपाठी जी, डॉक्टर ऋचा द्विवेदी, मंजुला चतुर्वेदी, किरण ग्रोवर, अंजना सभी, सुनीता सिंह शर्मा, मंजुश्री, मंजुला चतुर्वेदी, और भी कुछ मित्र हैं दीदी, तो उन सब के नाम लेते हुए हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हैं। एक बार कुछ और नाम जो बच गए हैं: बबीता यादव जी, डॉक्टर मंजीत, शिवदयाल जी, तेजेंद्र शर्मा जी, मिथिलेश, अंशुमति, अष्टभुजा शुक्ल जी, सुरिंदर सिंह जी, ललित पांडे, जिनकी आज हम चर्चा बार बार कर रहे हैं, और वह हमारे लिए खुशी की बात है कि सुरिंदर जी लगातार इन जी कार्यक्रमों को सुन रहे हैं। और इस एकाग्र का समापन हम उन्हीं के वक्तव्य से करेंगे। हेमा भट्ट जी और बने सिंह यादव, पद्मा त्रिपाठी, प्रमोद जी, इंदुबाला सिंह, रश्मि पाठक, शुभांगी श्रीवास्तव, कविता सिंह, खेमराज सिंह, दिव्या लाल जी, और तमाम मित्रगण जो हमारे साथ जुड़े रहे और जो इसे आगे भी देखेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद मित्रों, कि आपके कारण ही ये कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे देश और विदेश के अलग अलग अंचलों में, कोनों में बैठे हुए वक्तागण समय निकालते हैं और आप लोगों से, हमसे मुखातिब होते हैं। मैं पुनः एक बार सूर्यवाला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
आभार व्यक्त करता हूं कि आप आई और इतने मन से और इतने क्रम से एक एक चीज को हमारे समक्ष रखा। और जिस तरह से आपने कहा कि उनकी कविताएं पढ़ने के लिए नहीं, बहने के लिए होती हैं, तो आप सचमुच उन अंशों में, उन रचनाओं में बहती रही। बहुत बहुत आभार और शुभ रात्रि मित्रों। जी दीदी, मेरी कल तरफ से हम भी पुनः जी मेरी तरफ से भी जितने लोग भी आए और सुना, मेरी तरफ से बहुत प्यार, बहुत आभार। और सिंह साहब को मेरी बहुत नमस्ते। और मैंने जी कुछ भी गलत भी इधर उधर कहा तो सिंह साहब उसको सुधार लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। यह एकाग्र अभी जारी है। कल हम एक नए स्पीकर के साथ पुनः मिलेंगे। शुभ रात्रि।